चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरली आएगा तो वैल्यूएशन से ही आएगा, यूजुअली वैल्यूएशन से ही आता है, पर हम लोगों को तो सब कुछ पढ़ के जाने का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कस्टम्स, कस्टम्स जो है देखो क्या है, अभी दो चीज है, कस्टम्स एक्ट है और कस्टम्स टैरिफ एक्ट है। ठीक है, कस्टम्स एक्ट जो है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कस्टम्स एक्ट में लिखा है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, अपील, डिमांड, रिफंड। हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है कल परसों के पेपर के लिए? कुछ नहीं। कस्टम्स टैरिफ एक्ट जो है वो है लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड रेट्स ऑफ ड्यूटीज। बेसिकली ये जो टैरिफ एक्ट है ना, टैरिफ एक्ट में क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है एंड रेट्स ऑफ ड्यूटीज लिखा हुआ है। एक बार अभी देखते हैं कि इंडिया का डेफिनेशन क्या है। इंडिया का डेफिनेशन अभी डिस्कस मतलब क्या है, इंडिया मतलब क्या, मास, लैंड मास ऑफ इंडिया इज इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया मतलब क्या, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इसका मतलब जो जो अ, अपना कोस्टल लाइन है उधर से 12 नॉटिकल माइल्स अगर मैं गया इधर से, तुम लोगों को मस्त समझाता हूँ सब, इधर देखो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इधर से लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स अगर मैं गया तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल से आगे 188 नॉटिकल माइल्स और आगे गया तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इधर से लेके टोटल 200 नॉटिकल माइल जो है ना उसको बोलते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद मंडळ, आभारी आहे। कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, 12 से आगे टू 188 अप टू 200 मतलब इट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड जीरो से लेके 200 तक इसको क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम्स वाटर। 200 नॉटिकल माइल से दूर हाई सीज, हाई सीज बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, हाई हाई सीज। ओके, तो ये सब कुछ इधर कवर हो गया, देख इंडिया कवर हो गया, कस्टम्स वाटर कवर हो गया। देखना कस्टम्स वाटर क्या, वाटर्स एक्सटेंडिंग अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, इंडियन कस्टम्स वाटर्स एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बेसिकली ऐसे 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 स्लोप चालू होता है ना, तो ये जो स्लोप चालू होता है ना उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एवरीबडी नोज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब क्या, वो जो बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स बट अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाई सीज जो होता है वो क्या, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का मतलब बहुत सिंपल, दैट ये बेसिकली अगर तुम्हारा अपना कंट्री है, ये कंट्री में से ये जो पार्ट है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया ना, ये एरिया उसको क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। उसको क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक टैरिफ। सो वी आर स्टेइंग इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ऐसे बोलो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गुड्स के केस में गुड्स का डेफिनेशन क्या है। गुड्स का डेफिनेशन में आता है वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स एंड बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। कभी भी गुड्स जब भी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट होते हैं तो एक वेसल में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो वेसल में ट्रांसपोर्ट होगा तो कस्टम ड्यूटी सिर्फ ये गुड्स पे कंप्यूट करो, ये वेसल के वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी कंप्यूट मत करना। लॉजिकल बात है, बराबर। अभी एक्सपोर्टेड गुड्स एंड इंपोर्टेड गुड्स का थोड़ा बात करते हैं कि एक्सपोर्टेड गुड्स क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स क्या होता है। सब लोग इधर देखना। ठीक है, अभी ये पोर्ट है और इधर एक पर्सन है जिससे मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा वेसल 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करेगा, जैसे मेरा वेसल 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करेगा, मेरा इंपोर्ट प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो इंपोर्ट प्रोसीजर कब से चालू होता है, जब भी मेरा वेसल 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करता है। मेरा इंपोर्ट प्रोसीजर एंड कभी होता है, वंस द इंपोर्टर पेज द कस्टम ड्यूटी, तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स ही होते हैं। इंपोर्टेड गुड्स मतलब मैंने इंपोर्ट करके रखा है एंड गुड्स आर एट द पोर्ट एंड ड्यूटी इज नॉट येट पेड, इसका मतलब दीज आर इंपोर्टेड गुड्स। अंडरस्टैंडिंग, एंड जो इंपोर्टेड गुड्स पे एक बार मैंने ड्यूटी पे कर दिया, इसका मतलब वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं डोमेस्टिक गुड्स में, बिकॉज उस पर ड्यूटी पे हो चुका है। तो डोमेस्टिक गुड्स में फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेन परचेज इंपोर्ट किया, तो आज मेरे हाथ में ये पेन है, आई कैंट से दिस इज इंपोर्टेड गुड्स। जब भी वो गुड्स मेरे पोर्ट में थे एंड बिफोर आई पेड द ड्यूटी ऑन दिस, दीज दोज वर इंपोर्टेड गुड्स। एक बार ड्यूटी भर दिया, यही गुड्स क्या बन गए, मेरे डोमेस्टिक गुड्स बन गए। अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट। अभी मैं इधर आता हूं, इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या होता है। एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया ओनली एज लॉन्ग एज द इंपोर्ट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। परफेक्ट, तो ये हो गया इंपोर्टेड गुड्स। उसके बाद
डोमेस्टिक गुड्स में तुम लोगों को बता दिया। कोस्टल गुड्स क्या होते हैं? देखो, कोस्टल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स है अदर देन इंपोर्टेड गुड्स, मतलब वो इंडिया के ही डोमेस्टिक गुड्स है बेसिकली। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, ये पोर्ट से इधर वो पोर्ट तक चले गए, तो ये पोर्ट, ये ट्रांसफर को क्या बोला जाता है, ये गुड्स को क्या बोला जाता है? कोस्टल गुड्स बोला जाता है। अंडरस्टैंडिंग? तो इसको कोस्टल गुड्स बोला जाएगा, तो ये आएगा कोस्टल गुड्स। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीएबल गुड्स मतलब क्या होता है? एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, बेसिकली ड्यूटीएबल गुड्स है। ठीक है, एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब क्या? एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अभी ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का मतलब समझो। ट्रांजिट गुड्स मतलब क्या एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स मतलब क्या? एक पॉइंट में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। देखो, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, एक ये इंडिया है, इंडिया में एक वेसल आता है, इसमें 4 गुड्स है। ठीक है, उसमें 4 गुड्स है। ये जो ए है ना, ए, अभी एक एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। इधर लिखा हुआ ए क्या हुआ? अनलोड हुआ एंड ड्यूटी पे हो गया। सो कैन आई से ये जो ए है, ये अनलोड भी हुआ, ड्यूटी भी पे हुआ, तो इसको क्या बोला जाएगा? डोमेस्टिक गुड्स बोला जाएगा, बराबर ना? तो ये अंदर गया इसमें। ठीक है, अभी बी, अनलोड हुआ एंड ड्यूटी पे नहीं हुआ है, तो क्या माना जाएगा इनको? ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स माना जाएगा, बराबर, बिकॉज ड्यूटी पे नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, अभी सी कौन सा है? सी अनलोड ही नहीं हुआ है एंड ट्रांसफर टू अनदर कंट्री और अनदर पोर्ट, मतलब सी क्या था? वेसल में ही था, इंडिया में आ चुका था पर अनलोड नहीं हुआ, पर वो क्या हुआ कि दूसरे पोर्ट में, दूसरे कंट्री में चला गया। उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिट गुड्स बोला जाता है। व्हेन द शिप अराइव्स एट द इंडियन पोर्ट बट डज नॉट गेट गुड्स, डू नॉट गेट अनलोडेड एंड द शिप गोज टू सम डिफरेंट पोर्ट और डिफरेंट कंट्री, वो जो इसके वेसल के अंदर के गुड्स होंगे ना, उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिट गुड्स बोला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? कि अनलोड ही नहीं हुआ है और दूसरे वेसल, वही वेसल आगे गया, उसको ट्रांजिट बोला जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं, इफ यू गो आउटसाइड इंडिया विद अ कनेक्टिंग फ्लाइट, ठीक है, कनेक्टिंग फ्लाइट से अगर इंडिया गए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर यूएसए जाना है, तो मैं लंदन में एक स्टॉप लेता हूँ, लेओवर लेता हूँ। तो क्या होता है ना कि लंदन में लेओवर लेने के बाद तुम्हें लंदन के अंदर नहीं जा सकते तुम लोग। वो क्या होता है? ट्रांजिट पैसेंजर्स लिखा होता है, मतलब बाहर के बाहर ही भेज देते हैं, अंदर जाने नहीं देते। करेक्ट है, तो मैं अंदर कभी गया ही नहीं कंट्री के, वैसा बात है वो। ठीक है, तो इधर भी वही है कि उधर पहुंचा था पर मैं अंदर गया ही नहीं कंट्री के, सी कभी अंदर गया ही नहीं, अनलोड ही नहीं हुआ। राइट, ओके, उसको बोलते हैं ट्रांजिट। डी जो है वो अनलोड तो हुआ बट ड्यूटी पे नहीं हुआ एंड टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंट्री, मतलब सी तो अंदर ही रह गया। चलो अभी हम लोग बी और ए को कट कर देते हैं, अभी हम लोग सी एंड डी के बारे में बात करते हैं। सी जो था वो इसमें था, डी के केस में क्या है? डी अनलोड हुआ बट सम डिफरेंट शिप विल कम एंड टेक डी एंड गो टू सम डिफरेंट कंट्री, उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, ये दोनों केसेस में गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज नॉट इंडिया, गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज समवेयर एल्स। व्हेन द गुड्स गेट अनलोडेड एंड टू बी शिफ्टेड टू अनदर कंट्री, दीज आर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट मतलब गुड्स आ गए हैं बट मैं गुड्स जो है वो वेसल से ही दूसरे वही वेसल यूज करके आगे गए, उसको बोलते हैं ट्रांजिट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ट्रांजिट गुड्स, गुड्स विच आर ब्रॉट टू इंडिया थ्रू एनी वेसल or aircraft but are not unloaded in India are transit goods. Transshipment goods. Transshipment goods are unloaded in India but those are to be sent to some other place whether in India or abroad. दूसरे पोर्ट पे भेजना है बेसिकली। ठीक, ये होता है तेरा ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का केस। लॉजिक समझो, तुम लोगों को यू विल एबल टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कब से स्टार्ट होता है, एंड होता है, बता दिया था। दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस व्हेन द गुड्स क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द गुड्स आर अंडर कस्टडी ऑफ कस्टम, जब तक पे नहीं होता है तब तक मेरा इंपोर्ट प्रोसीजर चालू ही रहेगा। इंपोर्ट इज कंप्लीटेड व्हेन द गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास विद इन द कंट्री, मतलब मैं पेमेंट करूंगा। एंड टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? व्हेन द गुड्स रीच द कस्टम बैरियर्स एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैसे माना जाता है? देखो, इट बिगिंस व्हेन द गुड्स आर प्रेजेंटेड फॉर एक्सपोर्ट, और जैसे 12 नॉटिकल माइल क्रॉस हो जाएगा ना, वो एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है।
जेटसम, फ्लोटसम, डेरिलिक्ट एंड रेकेज। ये क्या होता है? जेटसम क्या होता है? दीज आर द गुड्स विच आर इंटेंशनली थ्रोन इन द सी फॉर प्रोटेक्टिंग द वेसल। मतलब वेसल में खराबी हो चुकी है, इसकी वजह से अंदर के गुड्स बाहर अनलोड करने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज शिप विल सिंक। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, गुड्स लिए और फेंक दिए बाहर, तो उनको बोलते हैं जेटसम। वो अगर फ्लोट होके 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 किनारे पहुंच गए, मैं बोला मेरे गुड्स है, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जेटसम है, इस पे ड्यूटी भरना पड़ेगा, उनको बोला जाता है जेटसम। ठीक है। फ्लूटसम, उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, जेटसम क्यों, बिकॉज वो जेटिसन गुड्स बोलते हैं उनको, जेटिसन गुड्स। ठीक। फ्लोटसम, फ्लोटसम मतलब दीज आर द गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन द शिप हैज बीन संक। शिप चली गई नीचे और गुड्स ऊपर है, फ्लोटसम, तो अफ्लोट होते 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 किनारे आ गए, तो उनका अगर मुझे अगर लेना होगा, कस्टडी लेना होगा, तो मुझे पेमेंट करना। डेरेलिक्ट, इट मीन्स एनी बोट और वेसल और स्टीमर, स्टीमर मतलब छोटे छोटे बोट्स होते हैं वो, लेफ्ट इन द सी अनअटेंडेड। अगर ऐसा कौन सा भी बोट होगा वो अनअटेंडेड ऐसे ही छोड़ दिया, वो बोट का मुझे क्लेम करना है, तो मुझे ड्यूटी पे करके ही क्लेम करना पड़ेगा। रेकेज, इफ एनी बोट और स्टीमर और वेसल गेट्स डिस्ट्रॉयड, कुछ फूट गया अंदर और डिस्ट्रॉय हो गया, तो ब्रोकन पार्ट्स कभी कभी यूजफुल पार्ट्स होते हैं, तो उसका मुझे क्लेम करना है ओनरशिप, तो मुझे ड्यूटी पे करके ही ओनरशिप क्लेम करना पड़ेगा। दिस इज योर यूनिट 1 ऑफ योर यूनिट 1 ऑफ योर बुक, जो मॉड्यूल है उसका यूनिट 1। करेक्ट है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। बहुत मजेदार तरीके से देखो, मैं कितने सारे एग्जांपल्स लिख के लाया हूं, यू विल नॉट फील दैट यू नो कि यू आर लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये 2 पेजेस में पूरा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज कवर किया है, उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन भी 2 पेज में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऐसा ही हमारा पूरा का पूरा कस्टम्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी समझने के भी पहले हम लोगों को एक चीज समझना है भाई, फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन कैसे होता है, मतलब कैलकुलेट कैसे होता है, मतलब हाउ टू कैलकुलेट टाइप ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होता है। ये देखो सब लोग, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस बराबर, असेसेबल वैल्यू है 10 लाख का, एग्जाम्पल है, सब कुछ एग्जाम्पल है, 10 लाख ऐसे कुछ ये नहीं, 10 लाख का असेसेबल वैल्यू है, बराबर है। ओके। अभिषेक जो है, किसी का नाम मत लिखना, मतलब रिक्वेस्ट, मतलब ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बट डोंट राइट एनीबॉडीज नेम, ठीक है। सो असेसेबल वैल्यू कितना है, 10 लाख रुपया है, बराबर है, प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। असेसेबल वैल्यू आ गया, ये कैसे आएगा, ये वैल्यूएशन चैप्टर में आएगा, असेसेबल वैल्यू। सो इसके ऊपर का जो पार्ट है ना, ये वैल्यूएशन चैप्टर से देखेंगे हम, बाद में आएगा असेसेबल वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऐड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, यूजुअली इट इज 10%, बताएंगे क्या क्या होगा आगे। सो 1 लाख रुपीज आएगा, प्लस करूंगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है, दैट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन बीसीडी, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। सो असेसेबल वैल्यू दिया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है, दैट इज 10% मतलब 1 लाख। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो मैं किस पे कंप्यूट करूंगा, 1 लाख पे, इसलिए मैंने क्या किया है, ऐसे एरो करके रखा है। ठीक है। अदर कस्टम ड्यूटीज मतलब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, बाद में सेफ गार्ड ड्यूटी होता है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ ये अदर ड्यूटीज इधर आए, तो इधर अभी के लिए अज्यूम करते हैं नील है। सो वैल्यू फॉर आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस, ऐसा ही फॉर्मेट होगा तुम लोगों का, तुम लोग जब भी आंसर लिखोगे तभी, असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, प्लस अदर ड्यूटीज, आएगा वैल्यू फॉर आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस। उसके बाद आएगा आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37, ये जो 37 है वो आईजीएसटी हम लोग लगाएंगे, अज्यूम करते हैं इट इज 10,000 प्लस जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 10,000। ये आएगा, सी हम लोग एक एक करने वाले हैं, एक एक पॉइंट हम लोग करने वाले, जस्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मेट विच यू आर गोइंग टू यूज। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कम्स टू 11,30,000। अभी क्वेश्चन आता है कि सर टोटल कस्टम ड्यूटी कितना है, असेसेबल वैल्यू कितना था, 10 लाख, अभी कितना बन गया, 11,30,000, कितना हो गया कस्टम ड्यूटी तेरा, 1,30,000। बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल विल फॉल अंडर टोटल कस्टम ड्यूटी, करेक्ट है। तो ये तेरा फॉर्मेट बन गया आइडेंटिफिकेशन का। अभी बेसिक कस्टम ड्यूटी, अभी बहुत कुछ श्रिंक और बहुत सिंपल किया है तुम लोगों के लिए मैंने। बेसिक कस्टम ड्यूटी मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ, रेट क्या यूजुअली 10% का रेट लगता है, 10% ऑन असेसेबल वैल्यू।
ठीक है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है वो 10% लगता है, पर वो कभी भी असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगता है, वो बीसीडी पे लगता है। ठीक है। पर अभी गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ऐसे कौन से मटेरियल होंगे जिसपे मतलब इंक्लूडिंग दैट प्लेटेड विथ प्लैटिनम, अगर ऐसा कुछ प्लैटिनम प्लेटेड होगा उस पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज उन्होंने रिड्यूस करके 3% किया है। ठीक है। और कभी भी याद रखना, बीसीडी हो या सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो, ये हमेशा इंपोर्ट के केस में लगेगा, एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा। सॉरी, बराबर बोल रहा, बट इंपोर्ट के केस में लगेगा और एक्सपोर्ट के केस में नहीं लगेगा, दोनों। ठीक है। यूजुअली कुछ नहीं दिया होगा तो बीसीडी 10, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, ऐसा। आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या है? एप्लीकेबल ऑन द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। क्या क्या ऐड किया था? असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अदर ड्यूटीज। जो वैल्यू आया इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? आईजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस लगाएंगे। कॉम्पेंसेशन सेस किस पे लगाया जाएगा प्लीज समझो, ये लगाया जाएगा इस पे, एंड कॉम्पेंसेशन सेस भी इस पे। ठीक है, 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 ओके। उसके बाद सेफगार्ड ड्यूटी पे आते हैं। अभी ड्यूटीज के बारे में बात करना चालू करते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी? ये भी बहुत सिंपल बनाया तुम लोगों के लिए। देखो, सेफगार्ड ड्यूटी मतलब क्या? अगर गवर्नमेंट को समझा कि भाई ये जो, अगर ये प्रोडक्ट का अगर मैंने इंपोर्ट किया तो इसके वजह से, अगर ये इंपोर्ट किया तो भाई इधर के मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को समझ रहा है कि भाई अगर ये इंपोर्ट किया तो लोगों को सस्ता पड़ रहा है इंपोर्ट करना इधर से परचेस करने से, और इसकी वजह से वो जो इंपोर्ट का जो वैल्यू है ना, इंपोर्ट का वैल्यू वो लोग बढ़ा देते हैं। सो दैट गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं भाई, इंपोर्ट तू कर रहा है 30 रुपए में और इधर वही चीज बिका जा रहा है 40 रुपए में डोमेस्टिक प्लेयर से। सो कहने से 10 रुपए का, 10 रुपए की वजह से लोग, पीपल आर प्रेफरिंग इंपोर्टिंग, तो इसकी वजह से 10 रुपए का क्या लगा देंगे वो लोग? सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। सो दैट दोनों एट पार हो जाएगा। अभी एट पार होगा तो मैं बोले कि अरे इधर से ले लेता हूँ, वैसा समझा क्या? सो इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंक्वायरी फाइंड्स दैट increased import can cause a serious injury to domestic industry, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उनको ऐसे लग रहा है, अभी उनको ऐसे लग रहा है कि पूरी वाट लग जाएगी इसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, तो वो लोग प्रोविजनल बेसिस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे पहले। अभी वो थोड़ी रिसर्च करते करते 1 साल लगेगा, रिसर्च करते करते बहुत सारे महीने लगेंगे, तो यार तब तक तो इंडियन इंडस्ट्री की तो वाट लगी होगी। तो इसकी वजह से प्रोविजनल बेसिस पर लगा देते हैं, पहले लगा देंगे उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, वैसा। तो वो जो प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी होता है ना, दैट कैनॉट गो बियॉन्ड 200 डेज। 200 डेज तक ही वो प्रोविजनल ड्यूटी लगा सकते हैं। अगर वो रिसर्च के बाद उनको समझा कि अच्छा, ये ये सेफगार्ड ड्यूटी है वो नहीं लगाना चाहिए था, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर ऐसा लगा तो वो लोग सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। बट अरे भाई, पर ये पीरियड के लिए लोगों से तो सेफगार्ड ड्यूटी लिया ना। अरे तुम लोग आज लगाना चालू किया बिकॉज तुम लोगों को डर लगा। अभी से 200 दिन के अंदर अंदर तुम लोग ने बोला कि हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, तो इधर तो कम रिकवर किया तूने, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मिलेगा क्या? अभी 200 दिन के बाद ऐसे रियलाइज हुआ, नहीं नहीं नहीं, सेफगार्ड ड्यूटी तो लगना चाहिए। तो बराबर, तो पहले भी लग रहा था इधर से, और अभी वो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू कब तक होगा? स्टार्ट से लेके 4 साल। स्टार्ट से, इधर से नहीं, इधर से नहीं, स्टार्ट से लेके 4 साल। और वो एक्सटेंड भी हो सकता है, और वो एक्सटेंड कब तक होगा? 10 साल तक। बराबर, एक्सटेंड होगा 10 साल तक। ठीक है। ये होता है सेफगार्ड ड्यूटी का। तो बेसिकली तुझे एक ही चार्ट में पूरा सेफगार्ड ड्यूटी एक्सप्लेन किया मैंने, एक ही चार्ट में। मैक्सिमम पीरियड 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन, इंग्लिश समझना लिखने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन, एंड एक्सटेंशन मिलेगा अप टू 10 years। अभी थोड़े एक्सेप्शंस के बारे में बात किया है। नो सेफगार्ड ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। कभी देखो, अगर मैं कौन से डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं कौन से डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूं, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री द टोटल परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट इज नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट, मतलब छोटा सा है रे, छोटा सा कुछ मैंने इंपोर्ट किया है फ्रॉम दैट डेवलपिंग कंट्री, तो अगर 3% तक होगा ना, तो गवर्नमेंट बोल रहा है 3% से कुछ कुछ नहीं होता है इंडियन इसको मैन्युफैक्चरर्स को, तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। सो 3% तक अगर होगा तो वेरी गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तू इंपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी सेफगार्ड ड्यूटी। बट 3% के ऊपर गया तो सेफगार्ड ड्यूटी देना पड़ेगा। फिर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो, इंडिया है,
श्रीलंका है, यूएस है एंड यूके है। प्रोडक्ट मैंने परचेज किया जिस पे एक्चुअली सेफगार्ड ड्यूटी लगना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट मैंने परचेज किया, इंपोर्ट किया। श्रीलंका से किया, यूएसए, यूके से। टोटल अगर मैंने देखा, डेवलपिंग कंट्रीज कौन से है? श्रीलंका डेवलपिंग है, बराबर है। ये डेवलपिंग नहीं है, ये डेवलपिंग नहीं है। सो कहने से यूएसए से जो भी इंपोर्ट कर रहा हूं उस पे सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा, यूके से इंपोर्ट कर रहा हूं उस पे सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा। बट जो श्रीलंका से कर रहा हूं, अभी देखो डेवलपिंग तो है, जो इंपोर्ट कर रहा हूं टोटल इंपोर्ट में से श्रीलंका से जो कर रहा हूं उसका परसेंटेज कितना है? इट इज ओनली 2%। कहने से इट इज अप टू 3%। यस। सो जो भी मैं श्रीलंका से इंपोर्ट कर रहा हूं उस पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। इजी। सेकेंड पॉइंट, इंडिया, श्रीलंका है, यूएसए है, यूके है, सेम। अभी इधर यूएसए यूके तो लगने ही वाला है, बिकॉज नॉर्मली सब पे ही लगता है, बट श्रीलंका पे एग्जाम्शन मिल सकता था अगर ये अप टू 3% होता तो। बट ये कितना बन गया अभी? 4 बन गया, मतलब इस पे भी क्या लग जाएगा? सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा। ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ बात किया जब भी एक ही डेवलपिंग कंट्री थी। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर आर मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज। इफ देर आर मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज तो मैं कैसे करूं? तो 3% कैसे होगा? तो उन्होंने बोला हाँ, इंडिविजुअली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज 3% ही कंसिडर करना है, बट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज टुगेदर दैट टोटल परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड 9%। वन वन डेवलपिंग कंट्री का, एवरी डेवलपिंग कंट्री का 333 मैक्सिमम हो सकता है, और ऐसा कि टोटल सब डेवलपिंग कंट्रीज मिला के इट कैनॉट एक्सीड 9%। इफ इट एक्सीड 9% किसी को भी सेफगार्ड ड्यूटी का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, सबको भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इंडिया से श्रीलंका ने कुछ इंपोर्ट किया, श्रीलंका ने कुछ इंपोर्ट किया, यूएसए ने इंपोर्ट किया, यूएसए से इंपोर्ट किया, यूके से इंपोर्ट किया एंड बांग्लादेश से इंपोर्ट किया। सबसे मैंने इंपोर्ट किया। मुझे बताओ डेवलपिंग कंट्रीज कौन से हैं? ओके। सो डेवलपिंग कंट्रीज में श्रीलंका आती है एंड बांग्लादेश आता है। देखो, दो चेक्स करने हैं। नंबर वन, मल्टीपल है अभी। नंबर वन चेक क्या है? इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दैट कंट्री इज इट अप टू 3%? यस, इट इज अप टू 3%। परफेक्ट है। अभी ये ऐड करके देखो, इज इट अप टू 9%? यस, इट इज ओनली 5%। नो, सो इट इज अप टू 9%। सो इसका मतलब ये दोनों केसेस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी वजह से दोनों पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। यूएसए से 2% होगा, वैसे यूएसए से फर्क नहीं पड़ता, डेवलपिंग कंट्री थोड़ी हो। समझ आएगी नहीं? परफेक्ट है। देखो डेवलपिंग होना चाहिए, इंडिविजुअल लेस देन इक्वल टू 3% होना चाहिए एंड टोटल 9%। अभी ऐसा एग्जांपल लेंगे खतरनाक लेवल का। देखो इंडिया है, नेपाल से इंपोर्ट किया, श्रीलंका से इंपोर्ट किया, यूएसए से इंपोर्ट किया, यूके से इंपोर्ट किया, बांग्लादेश से इंपोर्ट किया, पाकिस्तान से इंपोर्ट किया। अभी देखो अभी क्या हो रहा है। अच्छा ऊपर भी है, सॉरी ऊपर का पहले देखते हैं, बिकॉज मैं एक लेवल लेवल सेट किया, मतलब इजी टू डिफिकल्ट, वैसा वैसे टाइप में। श्रीलंका से इंपोर्ट किया, यूएसए से, यूके से, बांग्लादेश से। श्रीलंका से कितना इंपोर्ट किया? 5%। कहने से आउट, ये इस पे तो लग ही जाएगा भाई। ठीक है, इस पे तो लग जाएगा। उसके बाद इस पे तो लगने ही वाला है, यूएसए पे वैसे भी, यूके से भी वैसे ही लगने वाला है, एंड बांग्लादेश इज अप टू 3%। सो इसका मतलब इस पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। बराबर। अभी आ जाओ पॉइंट नंबर 5। खतरनाक लेवल, मतलब इसके ऊपर भाई आ ही नहीं सकता। अगर आया भी तो मतलब आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, वैसा है। सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तेरा भाई कवर कर रहा है अभी। इंडिया के अंदर नेपाल से इंपोर्ट किया, श्रीलंका, यूएसए, यूके, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अभी देखो इंडिपेंडेंटली सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज कौन से है? आई कैन से कि डेवलपिंग कंट्रीज है नेपाल, डेवलपिंग कंट्रीज है श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। देखो कि डेवलपिंग कंट्रीज में से इंपोर्ट इंडिपेंडेंटली कितना हो रहा है। इंडिपेंडेंटली हो रहा है 2%, 3%, 3%, 3%। भाई मतलब सब कुछ अप टू 3% है। बट अगर मैंने डेवलपिंग कंट्रीज का ऐड किया, कितना होता है? 2 + 3 5, प्लस 3 + 3 6, मतलब 11। मतलब ये हो गया इन एग्रीगेट 11%, विच मीन्स किसी को भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, सब लोगों को सेफगार्ड ड्यूटी भरना पड़ेगा। करेक्ट, 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 करेक्ट। सब लोगों को सेफगार्ड ड्यूटी भरना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इधर सबका इज अप टू 3% था,
पर बाकी तो 11% हो गया ना। बेसिकली उनको क्या करना है, 9% एग्रीगेट हुआ मतलब भाई 9% के ऊपर गया तो इंडियन इंडस्ट्री वाट लगना चालू हो जाएगा, तो 9% के ऊपर गया तो किसी को भी नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है ना। तो ये तेरा सेफगार्ड ड्यूटी हो गया। अभी बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एकदम सिंपल एग्जांपल से समझो, बहुत सिंपल है। एंटी डंपिंग बेसिकली जो करता है चाइना अपने पे, चाइना करता है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग में उधर बेसिकली उतना क्या एक्सपेंसिव चीज बेचेगा, पर इंडिया में एकदम डंप करेगा, एकदम सस्ते में बेचेगा। इसका बाप एग्जांपल मैं तुम लोगों को लेता हूं, एक ये एग्जांपल करना मां कसम, वो जो जो भी कुछ फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा वो सब बाजू में रख दो। देखो, एक है मैन्युफैक्चरर एक्स। ये कौन है? मैन्युफैक्चरर एक्स, बराबर। और ये एक्स जो है ना, एक्स, ये अपने दूसरे कौन से, वही मतलब, ओके सॉरी, वापस समझाता हूँ। ये है यूएसए, ये मैं समझाया नहीं, ये है यूएसए, बराबर। यूएसए में एक मैन्युफैक्चरर है एक्स करके, उसने दूसरे कोई पर्सन को सप्लाई किया है यूएसए के अंदर ही फॉर 90,000 रुपीज, रूपी इक्विवेलेंट बात कर रहा हूं मैं, 90,000 रुपीज में बेचा है वो प्रोडक्ट। ठीक है। अभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इंडिया में वही प्रोडक्ट बेचता है 70,000 में। इंडिया में जो प्रोडक्ट वो जेड को 90,000 में बेचता है, वही प्रोडक्ट वो भाई इंडिया में 70,000 के लिए बेचता है, और वही प्रोडक्ट इंडिया में 1 लाख रुपए में मिलता है, बराबर। अगर यूएसए में देखा तो वो 90,000 में बिका जाता है प्रोडक्ट, इंडिया में वैसे देखा तो वो डोमेस्टिकली 1 लाख में बिका जाता है। पर ये लोग क्या खेल रहे हैं मालूम है, यूएसए से इंडिया वो चीज इंपोर्ट, वो चीज डाल रहा है, वो चीज सेल कर रहा है फॉर 70,000 रुपीज। इसको बोलते हैं डंपिंग, राइट? इसको तो डंपिंग बोलते हैं, बराबर। तो अभी असेसेबल वैल्यू कितना किया जाएगा? सो बेसिकली असेसेबल वैल्यू 70 प्लस 7,000 प्लस 700, तो इसका बेसिकली लैंडेड वैल्यू कितना हो जाएगा? 77,700। इतना वो कोई भी इंपोर्टर परचेस करता होगा 70,000 प्लस वैल्यू, टैक्सेस लगा के, ड्यूटीज लगा के, बराबर है, एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, एक मिनट वापस में बोलता हूँ क्या बोला मैंने। एक्स है मैन्युफैक्चरर यूएसए का, वो डोमेस्टिकली बेचता है फॉर 90,000। वही चीज अगर इंडिया में बिकी गई डोमेस्टिकली, ए बी को बेचता है, वो 1 लाख में बेचता है। ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जो यूएसए का था, उसने इंडिया में वही प्रोडक्ट बेचा 70,000 में, जो जिसने इंपोर्ट किया उसने कुछ ड्यूटीज भी भरे, तो अल्टीमेटली उसने 77,700 में माल लिया। तो भी सबसे सस्ता ही है ना, बराबर। तो अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले ये चीज, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो। सेलिंग प्राइस इन यूएसए, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इन यूएसए इन आवर केस? 90,000 रुपीज, बराबर, माइनस एक्सपोर्ट प्राइस टू इंडिया, एक्सपोर्ट प्राइस टू इंडिया 70,000 रुपीज, बराबर। 90,000 रुपीज यूएसए का है, एक्सपोर्ट प्राइस हम लोग वी आर थिंकिंग फ्रॉम यूएस परस्पेक्टिव, यूएस ने कितने में एक्सपोर्ट किया? 70, इसलिए एक्सपोर्ट बोला है। ठीक है, 70,000, सो दिस इज योर डंपिंग मार्जिन। उन्होंने सोचा है कि भाई ये इतने उन्होंने डिस्काउंट दिया बेसिकली अपने को, डिस्काउंटेड प्राइस पे 20,000। और सेलिंग प्राइस इन इंडिया, सेलिंग प्राइस इन इंडिया, वही प्रोडक्ट का इंडिया में सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख, माइनस लैंडेड वैल्यू। वो बंदा इंडिया में जब भी गुड्स लेता है, तभी वो अल्टीमेटली कितना पे करता है? 70 पे नहीं करता है, 70 प्लस ड्यूटी पे करता है। सो जो चीज इंडिया में 1 लाख में मिलती है, उसको इंपोर्ट करने के बाद वो चीज 77,700 में मिल रही है, बराबर। सो ये जो है, इंजरी मार्जिन इज 20 to 300, डंपिंग मार्जिन इज 20,000, and injury margin is 20 to 300. So whichever is lower is going to be considered as anti-dumping duty. That is 20,000. That is 20,000 rupees. Yes यार, क्या करे यार, ये लोग का एग्जाम्स है। सो इंजरी मार्जिन एंड डंपिंग मार्जिन, दिस यू विल थिंक फ्रॉम यूएस परस्पेक्टिव कि कितना डिस्काउंट देके डंप करना है इंडिया में, एंड इधर यू विल थिंक फ्रॉम इंडिया में, इंडिया में इंजरी कितना होगा। जो चीज 1 लाख रुपीज है, जो 77,700 में मिल रही है, मतलब साला 20 to 300 का इंडिया के लोगों को, इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को इंजरी हो रहा है 20 to 300 का। और ये जो 20,000 रुपीज एंटी डंपिंग ड्यूटी है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो अदर कस्टम्स ड्यूटी जो है ना, इधर ऐड किया जाएगा। मतलब बेसिकली जो 77,000 जो है ना, इसमें बेसिकली इसमें ऐड किया जाएगा ये चीज, अदर कस्टम ड्यूटी। वो कितना है? 20,000 रुपीज, ये सब बेसिकली ऐड किया जाएगा।
ठीक है, ये होता है तेरा एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये अच्छे से करना, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर उन्होंने सोचा कि नहीं यार ये टाइम हम लोगों को वैल्यूएशन नहीं देने का, ऐसे से पूछेंगे वो। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, और खुद से पढ़ना एक बार, तुम लोगों को समझेगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, in order to protect the interest of Indian industry, central government can apply protective duty. In order to protect the interest of Indian industry, वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा सकते हैं। इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया मॉड्यूल में, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, मतलब क्या कि देखो, इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट गुड्स बीइंग सप्लाइड टू इंडिया below the normal cost have been subsidized by the government in the country of origin। मतलब यूएस में, यूएस के गवर्नमेंट ने यूएस के लोगों को बोल के रखा है, सप्लायर्स को, कि भाई तुम लोग इंडिया में कम प्राइस में बेचो, 10,000 कम में बेचो, 10,000 मैं तुम लोगों को दे दूंगा। ये कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है। अगर यूएस वाला 1 लाख में इंडिया में जो प्रोडक्ट बेच रहा है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए वो सप्लायर को बोल रहा है, यूएसए वाले सप्लायर को, भाई सेल दीज गुड्स टू इंडिया ओनली फॉर 90,000 रुपीज, डोंट सेल इट फॉर 1 लाख रुपीज। वो सप्लायर बोल रहा है भाई मुझे 10,000 का नुकसान होगा, वो बोल रहा है भाई मैं दे देगा, तू टेंशन मत ले मैं दे देगा। ये कौन बोल रहा है 10,000 देगा, गवर्नमेंट बोल रहा है। ये होता है सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स होता है वो, जो किसने सब्सिडी देके रखा है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके रखा है इंडिया का मार्केट की बचाने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये बात है, अगर ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी समझा ना कि ऐसे हुआ है, तो वो लोग क्या लगा लेंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। मतलब काउंटर वेलिंग मतलब वो जो सब्सिडी दिया है उसका हम लोग थोड़ा काउंटर काउंटर करने के लिए बेसिकली ऐसा। और ये जो होता है वो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, 5 साल तक लगा सकते हैं, 5 साल तक। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फर्दर एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स। ठीक है, ओके, चलो। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तभी बहुत सारे लोगों के रेवेन्यू लॉसेस हुए थे। क्यों? बिकॉज पान मसाला ये सब पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को जाता था ना, वैट और ये सब, तो वैट का सब कुछ, पान मसाला टोबैको ये सब का रेवेन्यू पूरा स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, कहने से आधा जाएगा सेंटर को, आधा जाएगा स्टेट को, बराबर। तो ये गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देखा नहीं गया। स्टेट गवर्नमेंट बोला हम लोग जीएसटी के लिए हाँ बोलेंगे ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला प्लीज यार ऐसे मत करो, यार ऐसा मत करो ब्रो, कम ऑन। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करेगा, बिकॉज मैं तो, हमारा तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बोला जितना भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, एक बार हम लोग बैठते टेबल पे और डिस्कस करते भाई कितना लॉस हो रहा है तेरा। तो दे डिसाइड वन फिगर, इतना इतना लॉस होगा आगे के सालों में भी। तो वो जो लॉस होगा ना, वो लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट अपने से रिकवर करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। सो गवर्नमेंट will collect GST compensation cess from us. It will be collected by central government and it will be paid to the state governments for the compensation, as the compensation. So it will be collected to compensate the states for the losses incurred due to introduction of GST by the states. ठीक है, मैक्सिमम 5 साल तक, 5 साल तक ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लग सकता है, उसके ऊपर नहीं। बट तुम लोगों को अभी तक मालूम, अभी मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम। बट 2017 से 5 साल खत्म हो गया है, पर 2026 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, 31 मार्च 2026 तक। बट अभी एग्जाम परस्पेक्टिव से नॉट रेलेवेंट। एप्लीकेबल फॉर लग्जरी गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स, मतलब पान मसाला टोबैको, एंड लग्जरी कार्स, गुड्स नहीं कार्स। ठीक है, लास्ट पेज फॉर द क्या क्या है, ड्यूटी ना, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, जितना अभी ये पॉइंट में ना समझना, मैं जितना जितना हाईलाइट किया है सिर्फ उतना उतना ही करना है तुम लोगों को। ठीक है, इसके ऊपर मत करना। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच नो ड्यूटी विल बी लेविड। अभी अपना टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में ये ड्यूटीज हो गए, सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, प्रोटेक्टिव ड्यूटी टाइम पास था, काउंटर वेलिंग सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स का टाइम पास था, जीएसटी कॉम्पेंसेशन से टाइम पास था। मेन तो यही है, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने नीचे लिखा है वो। जस्ट दैट जब भी तुम लोग अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चंस एक बार देख के जाना, दैट्स इट, जो मैंने नीचे एग्जांपल्स दिए वो। ठीक, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच नो ड्यूटी विल बी लेविड। ओके, नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स। पिल्फर्ड मतलब क्या कि डिटीरियोरेट होता है ना गुड्स। पिल्फर्ड मतलब क्या कि पेटी थेफ्ट होता है। पिल्फर मतलब पेटी थेफ्ट, मतलब 1000 गुड्स आए थे उसमें से 5 चोरी, चिंदी चोर, चिंदी चोर। सो 1000 गुड्स आए थे, 5 चोरी हो गए,
देन इन दैट केस ड्यूटी किस पे किया जाएगा? ड्यूटी सिर्फ 999 क्या 995 पे ही पे किया जाएगा। बट थोड़ा लॉजिकल बात है, कैन आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड्स विल बी ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन द गुड्स आर विथ द गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स। तो जब तक मैं ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर रहा हूं, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, बराबर। और जब भी गुड्स गवर्नमेंट के पास थे तभी चोरी हो गई, तो मेरा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, बराबर। देन इन दैट केस, अगर इन दैट केस 1000 में से 5 गुड्स का चोरी अगर गवर्नमेंट के पास था तभी हो गई है, देन इन दैट केस इट विल बी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल नॉट पे एनी ड्यूटी ऑन दैट, बराबर है। सो जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक का जो भी थेफ्ट हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का। वो होने के बाद एक बार मैंने पेमेंट कर दिया, अभी मैं डिले कर रहा हूं और उसमें चोरी हो गया, गवर्नमेंट बोला भाई तू कब से लेके जा, तो तूने तो लेके जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं लेके गया? अभी चोरी हो गया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो चीज, because the responsibility comes on me once I pay the import duty. Then the goods are mine. Okay, so no duty on pilfered goods. Abhi, pilfer means to steal, especially in small quantities, petty theft. Pilferage does not include loss of total package. ठीक है. Conditions to be satisfied. Imported goods should have been pilfered. Pilfered होने चाहिए, of course. Pilfer ये कट हुआ, मतलब कट नहीं किया है, वो आई थिंक कुछ तो हुआ है, मालूम नहीं क्या हुआ है, पर वो कट नहीं किया है। Pilferage should have occurred after the goods are unloaded, बराबर ना, after the goods are unloaded but before the proper officer makes the order of clearance for home consumption. Goods are unloaded but before he makes the order for home consumption, मतलब goods are still with them. So pilfered goods should not have been restored back to the importer. अगर restore हुए तो वैसे भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं कॉम्पेंसेशन की ड्यूटी नहीं, हाँ नहीं, हाँ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सीधा नीचे आएंगे, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, सो लॉजिकल वही है, देखना अल्टीमेटली इसमें भी वही बोला है, एनी डिस्ट्रक्शन, अरे एनी डिस्ट्रक्शन बिफोर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, अगर वही ऊपर जैसे ना, इट विल बी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो उनका कस्टडी में था तभी हुआ है, तो क्या किया जाएगा? ड्यूटी रेमिशन होगा। ड्यूटी रेमिशन मतलब ड्यूटी कैंसिलेशन बेसिकली। इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स शैल रेमिट द ड्यूटी ऑन सच गुड्स। रेमिट मतलब कैंसिल कर देंगे बेसिकली, ऐसा है। Section 23 is applicable in case of loss or destruction or leakage due to fire, natural calamity, etc. तो इस पे क्या किया जाएगा? रेमिशन किया जाएगा। और दैट कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी कि यार डिस्ट्रक्शन हुआ, या मे बी होता है ना कि गैस अगर होगा, गैस नहीं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है अभी दिमाग में आ नहीं रहा है क्या था यार, इवेपोरेट होता है ना, इवेपोरेट होती है चीजें, अभी चीजें इवेपोरेट होती है, तो अगर चीजें इवेपोरेट हो गई है तो मेरे पास वो प्रोडक्ट में इंपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीजें इवेपोरेट हो चुकी है। तो अगर इवेपोरेट हो चुकी है, दीज आर नॉट द गुड्स, इफ दीज आर नॉट द गुड्स तो किस पे ड्यूटी भरू भाई? करेक्ट, तो ये भी चीजें इसमें आ जाएगी, तो उस पे भी क्या हो जाएगा? रेमिट रेमिशन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। साले कुणाल हंस मत होता है ऐसा ठीक, तो ये तेरा पहला पॉइंट। उसके बाद नो ड्यूटी इज पेबल इन केस ऑफ रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या? मैंने अभी गुड्स इंपोर्ट किए, अरे ऐसे बहुत होता है, गुड्स इंपोर्ट किए और मुझे समझा अरे यार ये तो गुड्स है ही नहीं, मैंने मंगाए हुए, मेरे को नहीं चाहिए गुड्स, मेरे पास मैंने टाइटल क्या कर दिया? रेलिंक्विश कर दिया बिफोर इट क्लियर्स फॉर होम कंजम्पशन। बिफोर इट क्लियर्स फॉर होम कंजम्पशन मैं ये सब टाइम पास करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे गुड्स नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो मंगाए थे वो है ही नहीं, मैंने जो मंगाए थे पूरा का पूरा डिफेक्टिव है, पूरा का पूरा डिफेक्टिव, तो मुझे गुड्स चाहिए ही नहीं। और मे बी मेरा मूड नहीं है, ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स मूड नहीं है ऐसा नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल मल्टीपल रीजंस, तो मूड नहीं है और यू नो कि आई डोंट वांट टू टेक डिलीवरी, ये भी एक रीजन हो सकता है, right? If these are the things, if these are the reasons, I can say that I don't want to accept the delivery, that's why I don't want to pay the amount of duty, ऐसा भी हो सकता है।
तो क्या होता है मालूम है, वो गुड्स का ऑक्शन होता है, वो गुड्स का ऑक्शन होता है, ठीक है। सो ओनर ऑफ द गुड्स may relinquish his title to goods and he shall not be liable to pay duty at any time before order for clearance for home consumption has been made or order for permitting the deposit of goods in a warehouse has been made. मतलब बेसिकली बिफोर द गुड्स आर रिमूव्ड तुम लोग ने ये सब डिसीजन ले सकते, एक बार गुड्स रिमूव हो गए तुम बोल रहे हैं नहीं करेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब बेसिकली ऑर्डर एक बार आ गया फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उसके बाद तुझे तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तुझे पे करके ही गुड्स लेने पड़ेंगे, वैसा है। और एक बार ऑर्डर आने के बाद तूने किया तो नहीं कर सकते, ऑर्डर आने के पहले जो करने का कर। सी रीजंस लिखे हैं, देख रीजंस क्या हो सकता है, मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। और मैं जो जो बोल रहा हूँ ना, जो जो मार्क करके रखा है ना, वो थियोरी पॉइंट के लिए भी देख के रखना। माँ कसम ये लोग ना थियोरी क्वेश्चन पूछा ना तो मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है। Goods may have been damaged or deteriorated during voyage and are not useful to the importer. Importer may be unwilling to take delivery of goods due to breach of contract by the exporter. ठीक है, ये सेम चीज है। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड गुड्स, सेम चीज है। अगर मेरे गुड्स डैमेज हो गए या डिटीरियोरेटेड हो गए, देन इन दैट केस अबेटमेंट कैसे कंप्यूट किया जाएगा। अभी देखो, जितना ड्यूटी है, अब अभी फॉर एग्जाम्पल कि 20%, अगर 1 लाख गुड्स है उसमें से 20,000 गुड्स का डैमेज हो चुका है, 20,000 गुड्स, और ड्यूटी पे किया 10 लाख, सो 10 लाख ड्यूटी है इंटू 20,000 रुपीज अपॉन 1 लाख। वही तो, क्या लॉजिकल बात है, 20% डिटीरियोरेट हो गए तो उस पर ड्यूटी नहीं भरूंगा मैं। सो अबेटमेंट कितने का मिलेगा, अबेटमेंट मिलेगा ड्यूटी इंटू वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, इसका अबेटमेंट मिल जाएगा मुझे। करेक्ट, अबेटमेंट इज अवेलेबल if the imported goods are damaged or deteriorated before or during the unloading, by accident after unloading but before examination for assessment by custom authorities, by accident in the warehouse but before their actual clearance from home from such warehouse। बात ऐसी है कि मेरे पास एक बार गुड्स आ गए, बाद में डैमेज हो डिटीरियरेट हो, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे तेल लेने जा। अभी अभी अबेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो, अभी अपना लास्ट पार्ट बाकी है, दैट इज वैल्यूएशन के 2 पेजेस। पानी पी लो रे, पानी पी लो। वैल्यूएशन के 2 पेजेस, सिंपल है वैल्यूएशन बहुत। अबेटमेंट कौन पे नहीं करेगा, अबेटमेंट इज लाइक अ कंसेशन इन द ड्यूटी, अबेटमेंट इज लाइक अ कंसेशन इन द ड्यूटी। क्या हाल है, अरे चल रहा है भाई। इधर तक समझ में आ गया सब लोगों को, कस्टम्स। ये तुम्हारे मॉड्यूल के 2 यूनिट्स खत्म। अभी आएगा वैल्यूएशन। चलो हाफ एन आवर मोर। चलो, वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। वैल्यूएशन अंडर कस्टम समझने के पहले कुछ नहीं है वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन क्यों करते हैं, लाइक व्हाई टू डू द वैल्यूएशन। वी डू द वैल्यूएशन टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई द टैक्स, मतलब अप्लाई द ड्यूटी, सॉरी। देखो, ये जो असेसेबल वैल्यू है ना, सी हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स लेके आना है। उसके लिए क्या चाहिए, हम लोगों को असेसेबल वैल्यू चाहिए ना। ये असेसेबल वैल्यू जो है ना, जिसके ऊपर ड्यूटी पे होती है, वो हम लोगों को कंप्यूट करना है। सबसे पहले दिमाग लगाओ और बताओ
कि ये जो असेसेबल वैल्यू है ना 10 लाख रुपया, ये किधर की वैल्यू है? मतलब पोर्ट पे आने के बाद की वैल्यू है या घर जाने के बाद जो वैल्यू आती है? मतलब घर जाने का मतलब पोर्ट से लेके ऑल एक्सपेंसेस ऐड करता हूँ, तो ये कब का वैल्यू है ये? ये वैल्यू है व्हेन द गुड्स आर अनलोडेड ऑन द इंडियन पोर्ट। जब भी पोर्ट तक आ गए ना, उसका वैल्यू है 10 लाख रुपया। अभी इसके ऊपर मैं ड्यूटी लगाऊंगा, ये सब जो पे करूंगा ना 1130, तब भी मुझे गुड्स मिलेंगे फॉर होम कंजम्पशन। अंडरस्टैंडिंग? तो 1130 पे करने के लिए और 1130 कैलकुलेट करने के लिए अपने को 10 लाख का वैल्यू चाहिए, और हम लोगों को बेसिकली बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है, टक 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 करके, कि कौन सा क्या क्या ऐड करने के बाद मुझे 10 लाख मिलेगा। वो हम लोग अभी वैल्यूएशन चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, चलो। अभी वैल्यूएशन चैप्टर में एक एक ये मास्टर चार्ट है ना, ये मास्टर चार्ट कर लो, वैल्यूएशन चैप्टर का आधा चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट अभी देखते हैं कि वैल्यूएशन चैप्टर में क्या बोला है। सबसे पहले एक चीज समझो। मैंने इंपोर्ट किया है यूके से, ठीक है। अभी यूके वाले का फैक्ट्री है, बराबर, उसका नाम है सनी करके, ठीक है, सनी लियोनी नहीं, सनी करके, ठीक है। यूके में फैक्ट्री है, उसके लिए आराम से समझो अभी, उसके लिए उसका कॉस्ट इज 1 लाख, वो प्रॉफिट लगाता है 30,000, वो टोटल बन जाता है 1,30,000, बराबर। तो 1,30,000 में वो गुड्स बाहर भेजेगा, मतलब कहना इसे 1,30,000 एट फैक्ट्री गेट, उसका वैल्यू कितना बन गया? 1,30,000। उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? उसके बाद उसने ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था ना, मतलब अभी भाई, अभी उसके फैक्ट्री पे गुड्स है, उसके पोर्ट पे लेके जाने पड़ेंगे गुड्स, तो उसने क्या किया, ये गुड्स जो फैक्ट्री गेट था उधर से पोर्ट तक लेके गया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने इनकर किया 30,000 रुपीज का, बराबर। ये जो गुड्स पोर्ट तक पहुंच गए, उसके बाद उसने और 20,000 इनकर किया लोडिंग एक्सपेंसेस, और वो क्या किया, वो मैं शिप के अंदर डाल दिए गुड्स। तुम लोग को समझा क्या हुआ अभी तक? ये जो फैक्ट्री गेट तक था उसका प्राइस कितना था? 1,30,000। इधर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिया और मैं पोर्ट तक पहुंचा, ठीक है, तो अभी तक 130 प्लस 30 बन गया अमाउंट। उसके बाद में और 20,000 का खर्चा किया और मैं पूरा शिप में डाल दिया गुड्स। सो अभी तक मेरे फैक्ट्री से लेके शिप जाने के लिए मैंने और 50,000 रुपीज इनकर किया है, बराबर, बराबर ना, और 50,000 इनकर किया। सो ये हो गया 130 प्लस 30 प्लस 20। ओके, ठीक है। अभी क्या करूंगा, यूके पोर्ट के अंदर गुड्स वेसल के अंदर है, अभी उधर से जब वेसल निकलेगा और जब इंडिया पोर्ट में आएगा, तभी दो मैंडेटरी एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। एक तो फ्रेट होता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, एंड दूसरा आता है मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है वो गुड्स का। सो फ्रेट एंड इंश्योरेंस कहने से ये भी चीजें ऐड हो जाएंगी। यस, सो दिस विल बिकम द, इधर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू का क्या क्या होगा? ओके, ये जो डी पॉइंट है जो इंडियन पोर्ट पे आ गया है, इज दिस 1,30,000? विल दिस बी 1,30,000? नो, बिकॉज 1,30,000 पे काफी सारी चीजें ऐड हुई है, जो चीजें ये बंदा अपने से रिकवर करेगा, जो सनी है वो, बराबर ना। सनी थोड़ी 130 में बेचेगा, 130 के साथ साथ इधर से लेके पोर्ट तक गया, 30,000 खर्चा हुआ, लोडिंग हुआ वो 20,000 खर्चा हुआ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस और खर्चा हुआ। सो ये इधर तक पहुंचने के लिए जो जो सनी ने खर्चा किया, डोंट यू थिंक वो तेरे से रिकवर करेगा? ऑफ कोर्स। एंड ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है असेसेबल वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट आवर असेसेबल वैल्यू इज। वी हैव टू ऐड ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड, एंड वी हैव टू ऐड एवरीथिंग, and whatever amount I will pay, so of course I will pay 130 plus 30 plus 20 plus freight and insurance का जो भी कॉस्ट होगा वो, तो सब कुछ मैं ऐड करूंगा और उतना मैं पेमेंट करूंगा। अगर मैं उतना पेमेंट करूंगा तो वैल्यू ऑफ द गुड्स उतना बन गया ना सब ऐड करने के बाद, तो मैं कस्टम ड्यूटी भी उतने पे ही दूंगा। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट योर कस्टम ड्यूटी। अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट एकदम। अभी समझो एक बात को, जब भी फ्रेट एंड इंश्योरेंस का बात होता है, देखो, फ्रेट जो होता है ना, मैं मेरे फ्रेट का बात करता हूं। फ्रेट के केस में फ्रेट कैन बी एयर फ्रेट या फिर वेसल फ्रेट का। इन सिंपल वर्ड्स, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अभी फ्रेट कैन बी एयर फ्रेट और फ्रेट कैन बी वेसल, ठीक है। एयर फ्रेट जो होता है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि एयर फ्रेट का एक्चुअल एक्सपेंस अगर दिया होगा तो वही ऐड करना चाहिए, बराबर। तो एक्चुअल एक्सपेंस दिया होगा एयर फ्रेट का, दे से 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर, ये ऐसे हम लोग बोलते हैं। हम लोग इतना ही एयर फ्रेट हम लोग ऐड करने के लिए देंगे। क्या है,
एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना किया और 20% ऑफ एफओबी, एफओबी बात करते, 1 मिनट में बात करते, ओके, उसके पहले बात ही करते चल। ओके, अभी तक क्या क्या देखा? अभी तक देखा ये फैक्ट्री पे प्राइस था, उसके बाद ये पोर्ट पे गया, उसके बाद लोडिंग हुआ, उसके बाद फ्रेट इंश्योरेंस पे होके इंडियन पोर्ट पे आ गया। अभी इंडियन पोर्ट पे मैं जाऊंगा, जाने के बाद मैं पेमेंट करूंगा ड्यूटी का, ड्यूटी का पेमेंट करने के बाद मैं गुड्स निकालूंगा और मैं लेके आऊंगा। सो उसके लिए भी मैंने 40,000 रुपीज खर्चा किया। ठीक है, ओके। नाउ जो ए है ना, ए, इसको बोला जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्या बोला जाता है? एक्स फैक्ट्री प्राइस, जो फैक्ट्री के गेट पे प्राइस है वो। ओके, ये जो बी है ना, बी, बी में क्या है? एक्स फैक्ट्री प्राइस के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आया, जो ऐड किया, दैट इज बी इज फ्री अलोंग साइड। क्या बोला जाता है? फ्री अलोंग साइड। दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, मतलब याद रखने के लिए तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा। जस्ट तुम लोग बोलेगे कि हाँ भाई, फैक्ट्री प्राइस प्लस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड टिल द गुड्स आर रीच टू द पोर्ट। ठीक है, बाद में फ्री ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड करने के लिए मुझे और खर्चा करना पड़ा, सिर्फ ये जब भी ऐड करूंगा ना, उसको क्या बोला जाएगा? फ्री ऑन बोर्ड। ये जो सी आएगा ऐड करने के बाद, उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। बराबर, तो फ्री ऑन बोर्ड का क्या लिखेंगे? फ्री ऑन बोर्ड इज, इसको बोलते हैं एफओबी बेसिकली। सो एक्स फैक्ट्री प्राइस which will be added to the transport cost to reach the port, and it will also add, like we will also add the loading expenses incurred to load the goods on the factory. ah Load the goods in the ship, sorry, load the goods in the ship. So ये सब कुछ चीजें तुम्हारे फ्री ऑन बोर्ड में आ जाएगी, जिसको बोलते हैं एफओबी। सो ये एफओबी क्या है? व्हेन द गुड्स आर रेडी टू शिप का प्राइस है। एफओबी क्या है? व्हेन द गुड्स आर रेडी टू शिप का प्राइस है वो। करेक्ट। एंड डी क्या होता है? सी आई एफ वैल्यू बोलते हैं उसको, सी आई एफ, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। सो उधर का कॉस्ट है ये, एफओबी प्लस कॉस्ट एंड इंश्योरेंस अगर लिया तो मुझे क्या आएगा? सी आई एफ वैल्यू आएगा इधर। सो इधर आएगा सी आई एफ वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग? पर परफेक्ट एकदम। सो अभी ये जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस का बात है, सो अगर फ्रेट एयर ट्रेवल हो रहा है तो अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए होंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए होंगे, देन इन दैट केस एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो ऐड कर ले और 20% ऑफ एफओबी ले लो, विच एवर इज लोअर। बराबर। और अगर एयर ट्रेवल से अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो 20% ऑफ एफओबी ले लो, दैट इज गोइंग टू बी योर एयर फ्रेट। कभी कभी वो लोग एयर फ्रेट देते ही नहीं है वैल्यू, अगर दिया हुआ है तो रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ एफओबी। अगर एयर फ्रेट दिया ही नहीं है तो अज्यूम दैट टू बी 20% ऑफ एफओबी। समझा कि नहीं? दिया है तो क्या, नहीं दिया है तो क्या, ये आई होप समझा होगा। अभी मैं वेसल पे आता हूं। वेसल के केस में भी अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही ले लेना, इधर 20% नहीं है। बट अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं दिया है तो 20% ऑफ एफओबी कंसिडर करना। दिस इज लाइक अ मास्टर चार्ट, मतलब तुम लोगों को एक ही इसमें सब कुछ मिल जाएगा, पूरा, लाइक पूरा स्टोरी भी मिलेगा उसके अंदर, एयर एयर एंड वेसल का भी मिल जाएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। अभी इंश्योरेंस का बात करते हैं। इंश्योरेंस के केस में अगर इंश्योरेंस का वैल्यू दिया होगा तो टेक दैट वैल्यू। अगर इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं लिखा है तो 1.125% ऑन एफओबी। 1.125%, उधर कितना था? 20% था, इधर कितना है? 1.125। वो क्या था? वो फ्रेट था, ये क्या है? इंश्योरेंस है। उधर किस पे रिस्ट्रिक्शन था? एक्चुअल पे, एयर फ्रेट पे रिस्ट्रिक्शन था। वेसल पे रिस्ट्रिक्शन था क्या? नहीं। वेसल का एक्चुअल दिया होगा तो एक्चुअल ले ले। वेसल का, सॉरी, एयर फ्रेट दिया होगा एक्चुअल, तो कंपेयर करना 20% ऑफ एफओबी से। नाउ यू नो व्हाट इज एफओबी। एफओबी इज बेसिकली एक्स फैक्ट्री प्लस दिस कॉस्ट प्लस दिस कॉस्ट। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और ये सब ऐड होके इंडियन पोर्ट का सीआईएफ का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, मैं जब भी वो इंडिया में लाऊंगा, मैं जब भी वो गुड्स इंडिया में लाऊंगा, तभी मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा ड्यूटी। पर ड्यूटी पे करने के टाइम पे बात को समझो, ड्यूटी पे करने के टाइम पे मुझे दो क्वेश्चंस आएंगे इंपोर्टेड गुड्स के केस में, कि भाई कि मैं कौन से रेट पे ड्यूटी दूं, वो तो सेकेंडरी बात आता है।
फर्स्ट बात क्या आता है, मैं जो इंपोर्टेड वैल्यू लूंगा ना, अरे भाई इंपोर्टेड वैल्यू तो मैं फॉरेन करेंसी पेमेंट, अरे भाई यूएस के बंदे को मैं आईएनआर में पेमेंट करूंगा क्या? यूएस का बंदा है तो मैं आईएनआर में पेमेंट करूंगा नहीं, यूएसडी में पेमेंट करूंगा। सो डोंट यू थिंक मुझे अगर इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी भरना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी भरना है तो मुझे पहले इंडिया के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके ऊपर मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो हाउ टू यूज दैट रेट ऑफ एक्सचेंज, कौन से टाइम का रेट ऑफ एक्सचेंज यूज करूं? तो उन्होंने बोला है जब भी तुम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, जब भी तुम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, वो दिन का तुम लोग क्या करोगे? एक्सचेंज रेट कंसिडर करो, वो दिन का एक्सचेंज रेट कंसिडर करना। बिकॉज यही मेन है जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सचेंज रेट विल बी फॉर ऑन द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। बट अगर मैंने बात किया कि सर चलो मेरा जो यूएसडी का वैल्यू था वो मेरा आईएनआर में कन्वर्ट हो गया, बराबर, अभी मुझे बीसीडी यूज करना है, बीसीडी, वो बीसीडी का रेट क्या होगा? तो बीसीडी का रेट के लिए उन्होंने बोला है, रेट ऑफ बीसीडी के लिए कौन से दिन का रेट कंसिडर करें? तो उन्होंने बोला डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड जो आने के पहले भरते हैं हम लोग, विच एवर इज अर्लियर, whichever is later, sorry, date of submission of bill of entry और entry inwards whichever is later, मतलब पहले तुम लोग ने bill of entry एंट्री इनवर्ड्स भर दिया है पहले और अभी तुम लोग ने बिल ऑफ एंट्री भर दिया, देन इन दैट केस whichever is later कौन से डेट का है वो दिन पे बीसीडी क्या है, वो दिन पे बीसीडी क्या है। मैं और एक बार बोलूंगा ये पॉइंट, ठीक है? सबसे पहले मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद बीसीडी तो तेल लेने का अभी पहले, अरे किसके ऊपर लगाना है बीसीडी, तो वैल्यू तो निकाल। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे एक्सचेंज रेट लगेगा। एक्सचेंज रेट कैसे यूज करूंगा मैं? बिल ऑफ एंट्री जो भी मैं फाइल करूंगा वो दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो दिन का सीबीआईसी का, वो मैं कन्वर्ट करके आईएनआर का फिगर आ गया, वो जो आईएनआर का फिगर है उस पर मैं रेट अप्लाई करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा रेट अप्लाई करूं? देयर आर मल्टीपल रेट्स विच आर देयर, मल्टीपल डेट्स जो तुम पे, एक बार एंट्री इनवर्ट फाइल किया, एक बार मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, तो यार ये सब बहुत सारे डेट्स है मेरे पास। तो उन्होंने बोला एंट्री इनवर्ट्स और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, जो डेट आता है वो डेट पे बीसीडी का रेट क्या था, दैट इज गोइंग टू बी योर रेट ऑफ अप्लाइंग बीसीडी ऑन द वैल्यू विच वी कंप्यूटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? तो ये तेरा बन गया रेट ऑफ बीसीडी और ये एक्सचेंज रेट, ये अगर समझ में आ गया तेरा आधा काम खत्म। बराबर एकदम बराबर। और ये किसी कौन से रैंडम बैंक का मत लेना, वो सीबीआईसी का होगा, सीबीआईसी का। ओके, ये क्लियर है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, रूल 3 के बारे में। ठीक है, रूल 3 क्या बोल रहा है? ये अपना जीएसटी का जो रूल है ना वैसे ही बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। इधर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, असेसेबल वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। कभी किया जाएगा ऐसा जब भी व्हेन बोथ द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, बराबर है, एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। ये सेम चीज जो जीएसटी में है, बराबर। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंपोर्टर satisfies the following conditions: seller should not have any control on the imported goods, seller price must be the sole consideration, sale price, sorry, sale proceeds should not be shared with the exporter, ठीक है, and buyer and seller should not be related। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सो दैट प्राइस मैनिपुलेशन ना हो। सेलर का कुछ भी एक इंपोर्टेड गुड्स पे कंट्रोल नहीं है, मतलब बेसिकली उनको वही बोलना है चारों कंडीशन पे कि कुछ भी प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम लोग जो पे करोगे वही बन जाएगा मेरा असेसेबल वैल्यू। अभी तुम लोग क्या क्या ऐड करोगे? एकदम बेसिक चीज, सबसे पहले वी हैड स्टार्टेड विद एक्स फैक्ट्री प्राइस। देखो ना, वैल्यू ऑफ मटेरियल दैट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस, इसके लिए भी मैंने देखो, सो एफओबी वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी है हम लोग ने इधर वो लिख दिया। एफओबी, एफओबी कैसे आया? यू नो कैसे आया? ऐड करेंगे। अभी कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं वो तुम लोगों को याद रखनी है। एज पर रूल 10(1) कमीशन और ब्रोकरेज भी पे किया था। अभी देखना यार, जो भी तेरे से रिकवर किया जाएगा ना वो सब कुछ ऐड किया जाएगा। बात एकदम सिंपल है। जो जो सप्लायर जो है जो उधर का आदमी है यूके का, वो तेरे से जो भी रिकवर करेगा वो सब कुछ वो ऐड करेगा ना, बस तेरे से रिकवर करेगा भाई। करेक्ट? सो अगर उसने कुछ कमीशन और ब्रोकरेज पे किया है तो इट शुड नॉट बी ओके।
वो ऐड हो जाएगा। बट अगर कौन सा बाइंग कमीशन होगा, बाइंग कमीशन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर वो स्पेसिफिकली बाइंग कमीशन होगा तो कभी भी तुम लोग ऐड नहीं करोगे, बराबर। बट ओनली इफ ओनली कमीशन इज गिवन, ओनली कमीशन इज गिवन, तो हम लोग क्या अज्यूम करें, बाइंग कमीशन अज्यूम करें कि अदर कमीशन, तो अदर कमीशन अज्यूम करो एंड कंसिडर कर लो। कंटेनर कॉस्ट याद रखना, कमीशन में स्पेशल पॉइंट क्या है, बाइंग कमीशन ऐड नहीं करेंगे। दूसरा कंटेनर कॉस्ट, कंटेनर कॉस्ट में अगर ऐसा कंटेनर उसने तुझे दिया है, लॉजिकल बात, कंटेनर तुझे दे दिया और बोला ये कंटेनर से गुड्स निकाल और कंटेनर वापस दे मुझे, तो अगर वो कंटेनर रिटर्नेबल होगा, कंटेनर अगर रिटर्नेबल होगा तो तुझे बेचा थोड़ी है वो कंटेनर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा क्या, नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डू नॉट ऐड दैट इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर वो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर होगा, कहने से ही हैज सोल्ड दैट कंटेनर टू यू, तो कंटेनर का भी वैल्यू ऐड करेगा, तो ये ऐड हो जाएगा। पैकिंग चार्जेस, भाई क्यों, पैकिंग चार्जेस तो एक्स्ट्रा पैसा लिया तो ऐड करेगा, तो ऑलवेज ऐड, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल्स, टूल्स, डाइज प्रोवाइडेड बाय द बायर, मतलब अगर ऐसा भी कभी कभी होता है कि सप्लायर के लिए, बेसिकली क्या होता है ना, इसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सप्लायर के लिए मटेरियल का कॉस्ट लगता है 70,000, उसके लिए लेबर का कॉस्ट लगता है 20,000, तो टोटल उसका कॉस्ट लगता है 90,000 और वो प्रॉफिट जोड़ता है 10%, मतलब 9,000 का। सो 99,000 मेरे से वो चार्ज करता है। पर मैं बोल रहा हूँ एक काम करना, ये मटेरियल तू मत ले, मैं भेजता हूँ तुझे मटेरियल, मेरे पास इधर सस्ते में मिलता है। सो कहने से ये इधर से कट हो गया, मतलब इधर से कट होके भी सिर्फ कितने पे ये लग जाएगा, सॉरी, इधर से भी ये कट हो जाएगा, तो ये इधर नील, इधर बचेगा 20,000 और 2,000 रुपीज प्रॉफिट। सो कहने से असेसेबल वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गया, जिधर वैल्यू ऑफ मटेरियल किसमें दिया है, बायर ने दिया है। तो जो भी बायर ने सप्लायर को वैल्यू ऑफ मटेरियल दिया होगा, इट विल अगेन बी एडेड टू द इट विल अगेन बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ क्या, असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू में आ जाएगा। सो अगर कौन सा भी मटेरियल, टूल्स, डाइज प्रोवाइडेड बाय द बायर है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, एड द एंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट ऐड कर ले। एट कंसेशनल रेट्स दिया होगा तो जितना भी कंसेशन दिया होगा वो ऐड कर ले, बराबर। ओके, इसमें डिजाइन डेवलपमेंट एंड आर्ट वर्क, डिजाइन डेवलपमेंट एंड आर्ट वर्क, इसका क्या मतलब होता है, डिजाइन डेवलपमेंट एंड आर्ट वर्क, बेसिकली अगर वो डिजाइन डेवलपमेंट आर्ट वर्क इंडिया में हुआ होगा तो ऐड मत करना, बिकॉज वेन द गुड्स आर एट द पोर्ट, तभी का हम लोग वैल्यू देख रहे हैं ना, तो पोर्ट पे कभी वो वैल्यू का आया ही नहीं, डिजाइन का पॉइंट। तो जब भी इंडिया में पे होता है ना दोस्त, वो कभी भी ऐड मत करना डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। बट अगर वही आउटसाइड इंडिया अगर हुआ पे किया होगा डिजाइन डेवलपमेंट, इट विल ऑलवेज बी एडेड। स्पेशल पॉइंट्स में एक पॉइंट मुझे लगता है, दैट इज बाइंग कमीशन, मतलब ब्रोकरेज एंड कमीशन के केस में जो बाइंग कमीशन आता है ना, वो कभी भी ऐड मत करना। पैकिंग के केस में जो नॉन रिटर्नेबल पैकिंग है वो हमेशा ऐड करना, बराबर। उसके बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो इंडिया का डिजाइन एंड डेवलपमेंट होगा वो कभी भी ऐड मत करना, अंडरस्टैंडिंग। तो ये पॉइंट हो गया, ये इधर कंप्लीट हो गया। उसके बाद रॉयल्टी पेड बाय द इंपोर्टर, जो भी एक्सपेंसेस बेसिकली जो भी पे किए होंगे वो सब कुछ हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इंपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के बेसिस पे इंपोर्टर ने एक्सपेंसेस पे किए टू द थर्ड पार्टी, दिस दैट विल अगेन बी एडेड टू द असेसेबल वैल्यू। बात को समझो, बात को समझो कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी में भी सेम पॉइंट है, एकदम सेम टू सेम पॉइंट, ठीक है। अभी है इंस्पेक्शन चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम द इंपोर्टर, अगर कौन सा भी अगेन जो भी अमाउंट इंपोर्टर से रिकवर किया जाएगा वो सब कुछ मेरे इसमें ऐड हो जाएगा। नाउ सबसे पहले याद रखो, कमीशन ब्रोकरेज के केस में बाइंग कमीशन नंबर वन। नंबर टू, स्पेशल पॉइंट कौन सा था, स्पेशल पॉइंट डिजाइन डेवलपमेंट, इंडिया में इंडिया का होगा, डू नॉट कंसिडर, बाइंग कमीशन डू नॉट कंसिडर। उसके बाद बाकी जो जो रिकवर किया जाएगा दोस्त सब कुछ तेरे इसमें ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा तेरा एफओबी एज पर कस्टम्स। और ये जो एफओबी एज पर कस्टम्स है ना, एक मिनट, ये तो ये ऊपर का भी एफओबी था, एफओबी वैल्यू, पर अभी ये एफओबी वैल्यू में हम लोग ने ये सब चीजें भी ऐड कर दी,
ये एफओबी वैल्यू कौन सा था? वो वैल्यू अपने ट्रक ट्रक नहीं कहा ना, वेसल तक पहुंचने तक का वैल्यू है ये। उसके बाद सब कुछ ऐड हुआ, एफओबी एज पर कस्टम्स आया। अभी ये जो एफओबी एज पर कस्टम्स है ना, ये जो एफओबी एज पर कस्टम्स है ना, इसके ऊपर रूल नंबर 10(2) के हिसाब से फ्रेट एंड इंश्योरेंस लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? रूल नंबर 10(2) लगाएंगे, विच आर कंपल्सरी एडिशंस। कंपल्सरी एडिशंस, सी, ये कंपल्सरी नहीं है 10(1), है तो लगाएंगे, बट ये जो दो चीजें हैं ना, वो कंपल्सरी आने चाहिए एज पर रूल 10(2). ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट अगर होगा वही सेम चीज है। अगर एयर ट्रांसपोर्ट होगा, एक्चुअल होगा, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर। एक्चुअल नहीं दिया होगा, 20% ऑफ एफओबी। वेसल होगा, एक्चुअल दिया होगा तो एक्चुअल ऐड करो, अगर एक्चुअल नहीं दिया होगा तो 20% ऑफ एफओबी ऐड करो। इंश्योरेंस के केस में एक्चुअल दिया होगा, एक्चुअल ऐड करो, और अगर एक्चुअल नहीं दिया होगा तो 1.125% ऑफ एफओबी ऐड करो। बट विच एफओबी? एफओबी एज पर कस्टम्स, नॉट दिस। अंडरस्टैंडिंग? इजी है एकदम, पक्का। कभी कभी क्या दिया जाता है, प्लीज सब लोग ध्यान देना, कभी कभी क्या दिया जाता है एग्जाम में, लास्ट पॉइंट है, 5 मिनट लगेगा। अभी एफओबी एज पर कस्टम्स जो है वो ये है, ठीक है, एफओबी एज पर कस्टम्स प्लस इंश्योरेंस आता है एंड प्लस फ्रेट आता है, करेक्ट? अभी देखो, तुम लोगों के पास फ्रेट की, ओके, फ्रेट जो है वो एयर फ्रेट है, समझ, एयर फ्रेट है। अभी एयर फ्रेट किस पे यूज होता है? एफओबी पे यूज होगा, 20% ऑफ एफओबी, बराबर है ना? तो एफओबी का ना ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई हैव द वैल्यू ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस, ये ऐसा वैल्यू है। तो क्या करें? मेरे पास बाइफर्केशन है ही नहीं एफओबी एंड इंश्योरेंस का। देन इन दैट केस जो फ्रेट यूज होगा ना, फ्रेट कंप्यूट होगा ना, वो 20% वाला, वो 20% हम लोग यूज करेंगे एफओबी प्लस इंश्योरेंस पे, चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? अगर ऐसा सिचुएशन है, ये तो मैंने ये चीज इधर लिखी है, सी, व्हेन द एफओबी इज नॉट नोन बट व्हाट आई नो इज एफओबी प्लस इंश्योरेंस मुझे मालूम है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? 20% ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस। मुझे एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट मालूम है, बट इंश्योरेंस निकालना है, 1.125 निकालना पड़ता है, बराबर? तो 1.125 ऑफ एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट ये निकाला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? ये मेरा सब इधर का सब कुछ कवर हो जाता है। ये तेरा रूल नंबर 3 हो गया दोस्त, कंप्लीट। क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या डिलीट करना है, मतलब क्या क्या कंसिडर नहीं करना है। अभी अपना लास्ट पेज बाकी है, दैट इज रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7। ध्यान देना, एकदम सिंपल है। रूल नंबर 4, ट्रांजैक्शन, ओके, रूल नंबर 4 क्यों लगता है जब रूल नंबर 3 नहीं लगता है? रूल नंबर 3 कभी नहीं लगेगा व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इज रिलेटेड पार्टीज, व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, ऐसा भी हो सकता है। तभी रूल नंबर 3 नहीं लगेगा, रूल नंबर 4 लगेगा। 4 नहीं लगा को तो 5 लगेगा, मतलब ऐसा। तो रूल नंबर 4 इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। मुझे वो प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन वैल्यू तो नहीं निकालना है, बिकॉज उन्होंने बोला रूल नंबर 3 में ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर मत करना। तो उन्होंने बोला भाई, वो गुड्स, जैसे जो गुड्स होंगे ना, जो इंपोर्ट हो चुके हैं, उनका वैल्यू निकालो, वो वैल्यू तेरा वैल्यू माना जाएगा। जो मैंने इंपोर्ट किया, ये पेन इंपोर्ट किया, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मुझे कंसिडर नहीं करने दे रहा है, ठीक है? तो उन्होंने बोला इसके जैसे जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं ना इंडिया में, उसका डेटा निकालो, और वो डेटा के हिसाब से वो गुड्स का जो वैल्यू है वही तेरे गुड्स का वैल्यू माना जाएगा। अभी ठीक है, तो ये मान लिया, बट प्रॉब्लम ये आता है कि मेरे पास आई हैव मल्टीपल कंट्रीज का, मतलब मल्टीपल कंट्रीज से मैंने वो सिमिलर प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है। इंडिया ने, इंडिया के इंपोर्टर्स ने मल्टीपल प्रोडक्ट, यूएसए से भी इंपोर्ट किया है ऐसा प्रोडक्ट, यूके से भी इंपोर्ट किया है ऐसा प्रोडक्ट। तो क्या करें? तो मैंने किधर से इंपोर्ट किया है? यूएसए से किया है। तो हम लोग जो डेटा कंपेयर करेंगे वो यूएसए का ही डेटा कंपेयर करेंगे, बराबर? सो अमित महाजन इंपोर्टेड 1000 यूनिट्स फ्रॉम यूएसए, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज $1200 फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, ठीक है? तो यूएसए, अभी यूके का भी डेटा अवेलेबल होगा, तेल लेने गया, हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट? यूएसए डेटा। यूएसए में इंपोर्टर ए है, इंपोर्टर बी है, सी है, डी है, ई है।
ये सब लोगों ने कुछ इंपोर्ट करके रखा है। अभी क्वांटिटीज कितने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बराबर है कि नहीं? तो क्वांटिटीज में ए ने कितना किया है 550, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, डी ने इतना किया, नहीं। तो जो क्लोजेस्ट क्वांटिटी है ना, क्लोजेस्ट क्वांटिटी, वो हम लोग कंसिडर करेंगे। सो 1200 का क्लोजेस्ट क्वांटिटी, ओके, मैंने कितने यूनिट्स लिए, सॉरी 1000 यूनिट्स लिए। सो क्लोजेस्ट क्वांटिटी कितना है? क्लोजेस्ट क्वांटिटी है, इट कैन बी 790, 970 एंड 950। दीज आर द थ्री क्लोजेस्ट क्वांटिटीज। ठीक है, एक ही मत कंसिडर करना, तीन करना कंसिडर क्लोजेस्ट क्वांटिटी। और ये जो क्लोजेस्ट क्वांटिटी होगा ना, उसका लोएस्ट प्राइस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर असेसेबल वैल्यू। ओके, तो क्लोजेस्ट क्वांटिटी ये है, बराबर। तो ये क्वांटिटी का प्राइस कितना है पर इसका? सो 790 का प्राइस इज 1000, 970 का प्राइस इज 800, 950 का प्राइस इज 700। सो बेसिकली जो लोएस्ट वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी योर असेसेबल वैल्यू, राइट? ओके, देखो, बट दो तीन कंडीशंस वही है कि भाई द मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आइडेंटिकल गुड्स कैन बी कंपेयर्ड विद अदर गुड्स ऑफ द सेम कंट्री from which the importer takes place. Very important, same country. These goods must be valued at a price which is produced by the same manufacturer. Okay. If the price is not available, then the price of other manufacturers of the same country to be considered. पहले बोला है सेम कंट्री होना चाहिए, दूसरा बोला है सेम मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। अरे मैन्युफैक्चरर सेम नहीं है तो सिमिलर मैन्युफैक्चरर दूसरा भी चल जाएगा। अगर मोर देन वन आइडेंटिकल गुड्स है तो हम लोग क्या करेंगे? लोएस्ट प्राइस कंसिडर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 इज ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। अभी ऊपर आइडेंटिकल था, नीचे सिमिलर है। आइडेंटिकल मतलब क्या हो सकता है? ओके, सिमिलर मतलब क्या हो सकता है? सब एग्जांपल देता हूं मैं। सिमिलर गुड्स मतलब क्या कि एक पैशन करके बाइक है, दूसरी स्प्लेंडर हो गई, उसके बाद क्या है और कौन से बाइक से यार? पैशन है, स्प्लेंडर है, इनफील्ड है। तो ये क्या हो गए? आइडेंटिकल गुड्स हो गए, बराबर। बट अगर सब बाइक्स में ही आता है, ये क्या हो गया? सिमिलर, ये आइडेंटिकल गुड्स हो गए, बराबर। अभी ये आइडेंटिकल गुड्स जो है इसको आइडेंटिकल बोलते हैं। अभी सिमिलर मतलब क्या? सिमिलर मतलब एक्टिवा हो गया, जुपिटर हो गया। सो कैटेगरी थोड़ा चेंज होता है पर पर्पस वही है, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, वो बेसिकली सिमिलर गुड्स आ गया। अभी 4 भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे से, तो किधर आऊंगा मैं? 5 में आऊंगा, सिमिलर गुड्स का। सो 3 पॉसिबल ही नहीं है। 4 सिमिलर गुड्स कोई, अरे जो आइडेंटिकल गुड्स है वो कोई इंपोर्ट ही नहीं करता है, तो मैं क्या करूंगा? वही आइडेंटिकल गुड्स नहीं कर रहा है तो एक काम कर, अगर कोई कोई बाइक्स में से इंपोर्ट नहीं कर रहा है, काम कर एक्टिवा देख ले, कोई इंपोर्ट करता है क्या? इसलिए 0.5 में आऊंगा, रूल नंबर 5 में। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स वही सेम है कि क्या होना चाहिए इसमें? वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द सिमिलर गुड्स सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया एट द सेम टाइम। इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? इसमें कुछ ज्यादा एग्जाम्पल्स वो सब कुछ नहीं है। वैल्यूएशन कैसे होगा? प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कंट्री सेम होना चाहिए इन विच द ओरिजिनल गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस। ओरिजिनल गुड्स इधर प्रोड्यूस हुए, उधर ये भी प्रोड्यूस होना चाहिए। प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स विच आर बीइंग वैल्यूड। जो वैल्यू कर रहा है वो सेम मैन्युफैक्चरर ने करना चाहिए। इफ नो सच गुड्स आर अवेलेबल बाय डिफरेंट पर्सन, चल जाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड imported goods where engineering, development work, artwork, design work undertaken in India were completely directly or indirectly by the buyer of these free of charge or reduced cost of ignore। ठीक है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 ट्रांजैक्शन वैल्यू, रूल नंबर 4 आइडेंटिकल, रूल नंबर 5 सिमिलर गुड्स। रूल नंबर 6 सबसे लाइफ शॉर्ट होने वाले कौन सा रूल होगा? तो रूल नंबर 6 है। उन्होंने बोला है भाई तुझे दिक्कत आ रहा है क्या 3 4 5 में, तू रूल नंबर 7 पे जा। इतना ही काम बात करने का काम करता है रूल नंबर 6। वो बोलता है नहीं हो रहा है बेटा, बेटा नहीं हो रहा है बेटा, बेटा 3 4 5 से नहीं हो रहा है बेटा, एक काम कर 6 में जा, 7 में जा। वो 6 बोल रहा है। रूल नंबर 6 का इतना ही काम है, लाइफ में ऐसे बनने का है, सिर्फ डायरेक्शन देने का। मैं कुछ फायदा नहीं तुझे कुछ फायदा नहीं होगा मेरे से, तू आगे जा, आगे फायदा मिलेगा ऐसा। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कैनॉट बी डिटरमाइंड अंडर 3 4 5,
वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 7। अगर वो भी नहीं होगा तो रूल 8 पे जाएगा। रूल 7 क्या है? डिडक्टिव वैल्यू। डिडक्टिव वैल्यू क्या होता है? डिडक्टिव वैल्यू मतलब ना, देखो क्या है, वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? थोड़ा सा उल्टा जाना, उल्टा। डिडक्टिव वैल्यू मतलब अल्टीमेटली मुझे किधर पहुंचना है? मुझे अल्टीमेटली इंडियन पोर्ट पे पहुंचना है, बराबर। इंडियन पोर्ट के सीआईएफ वैल्यू निकालना है ना। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तुझे मालूम है ना भाई, तू कितने में सेल किया है? तूने कितने में सेल किया है मालूम है ना? तो तूने जो सेलिंग प्राइस किया है, उसमें से तूने क्या क्या खर्चा किया? मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया है, उसके बाद मैंने मार्केटिंग कॉस्ट किया है कुछ, तो उसके बाद मैंने कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किया, उसके बाद मैंने लोगों को सैलरी दिया। तो ये सब माइनस करके, कहने से ये इधर 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 से माइनस करके मुझे इंडियन पोर्ट का वैल्यू मिल जाएगा। ये मुझे चाहिए, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। मतलब तू ऐसे वैल्यू नहीं निकाल सकता ना, तो एक काम कर, तू बैकवर्ड वैल्यू निकाल। तेरा सेलिंग प्राइस के बेसिस पे तूने जितना जितना खर्चा किया, पीछे 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 जा, और तू आइडेंटिफाई कर इंडियन पोर्ट का वैल्यू, दैट इज सीआईएफ। ये होता है डिडक्टिव मेथड। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, ये देखो, हाँ, वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एसोसिएटेड विद द कॉस्ट विद इन इंडिया, एंड माइनस ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड इन इंडिया। मतलब कुछ टोल बिल पे किया होगा वो माइनस कर ले। उसके बाद रूल नंबर 8, दैट इज कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू एकदम बेकार वैल्यू है। मतलब बेकार वैल्यू मतलब ऐसा देख, वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? वो लोग बोल रहे हैं, अच्छा तू ऐसा कंप्यूट नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है चलो एक काम कर, उल्टा कंप्यूट कर। अच्छा उल्टा भी कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, तो एक काम कर भाई, तो एक काम कर, तू एक काम कर कि सीधा सीधा ना यूके वाले का जो कॉस्ट होगा ना, यूके वाले का जो कॉस्ट होगा ना, कॉस्ट, इसके ऊपर आप प्रॉफिट, उसका कॉस्ट पूछो, उसका प्रॉफिट पूछो, और ऑल एक्सपेंडिचर्स ऐड करो। अरे मैंने बोला भाई, वो क्यों बताएगा मुझे कॉस्ट? प्रैक्टिकली सोचो, वो कॉस्ट क्यों बताएगा उसका, उसका प्रॉफिट क्यों बताएगा? तो ये कंप्यूटेड वैल्यू प्रैक्टिकली डज नॉट वर्क, राइट। वो बोल रहे हैं उसका कॉस्ट आइडेंटिफाई कर, उसका प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर, उसके बाद तो रूल नंबर 10 के एक्सपेंडिचर्स ऐड कर। वो थोड़ी बताएगा कोई, बट ठीक है, अपने को पढ़ना है। रेसिडुअल वैल्यू इज बेस्ट जजमेंट मेथड। बेस्ट जजमेंट मेथड मतलब, अरे भाई अगर तुझे पॉसिबल नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि तेरा वैल्यू क्या है, और इसके लिए काफी सारी चीजें वो कंसिडर कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये बेसिकली रेसिडुअल वैल्यू होता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल अफोर्सेड मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये एक बार भाई पढ़ लेना, और इस पे क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करना। और जो भी तुम लोग अभी कस्टम से फोकस करना, कस्टम्स 10 मार्क का आता है, और बहुत इजीली तुम लोगों का कस्टम्स अभी हो जाएगा। ये नोट्स एक बार लेना। नोट्स मैं अभी अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा ये नोट्स। डीमरेज चार्जेस, हाँ एक मिनट रुक, डीमरेज ना, डीमरेज का इधर तो बात बता दो। डीमरेज, डीमरेज, शिप डीमरेज चार्जेस और बार्ज चार्जेस इन रिलेशन टू वेसल होगा तो ऐड होगा, इन रिलेशन टू एयर होगा तो ऐड नहीं होगा। करेक्ट है। शिप डिमरेज चार्जेस वेसल होगा तो ऐड होगा, एयर होगा तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, ओके।